तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास को जिसमें हमने एवरेज स्पीड पे दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। एग्जाम्पल नंबर बेसिक लिखिए। इसमें क्या बोला है हमने कि लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल covers particle covers 100 meter distance such that first 50 minutes first 50 meter so that such that first 50 meter he moves with speed 20 meter per second and remaining 50 meter and remaining 50 meter with speed 40 meter per second। बोला है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो, एक बार अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो इस लाइन पे मूव करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। ठीक है, ए से लेके बी तक। इन्होंने कहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर, लेकिन 50 मीटर तक जो पर्सन है या जो पार्टिकल है ये मूव्स। ठीक है, यहाँ पे यही की जगह रिपीट कर दो पहली बात तो, ये हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर्सन पर्सन he moves with speed 20 meter per second and remaining 50 meter with speed 40 meter per second। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि 50 मीटर तक, मतलब 50 मीटर तक जो इसकी स्पीड है दैट इज v1, और v1 की वैल्यू कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो v1 है ये बेसिकली 50 मीटर है, जिस स्पीड से ये चल रही है 50 मीटर तक के लिए चले। बाकी बाद में ये किसी दूसरे स्पीड v2 v2 चलते हैं जिसकी वैल्यू है 40 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड। अगेन 50 मीटर डिस्टेंस चलते हैं। हमें पता है कि अगर एवरेज स्पीड पूछा गया है तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, क्या लिखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जरा बताओ, ये जो पर्सन है टोटल कितना डिस्टेंस चला है 50 प्लस 50, और टोटल टाइम कितना लिया है भाई। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 टाइम लिया होगा, तो टोटल टाइम भी पता चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, 50 प्लस 50। टोटल टाइम कितना है, मैं मान लेता हूँ कि ये t1 टाइम तक चला और इधर t2 टाइम तक चला। मैंने क्या माना कि जब स्टार्टिंग की 50 मीटर जब हो गया तो टोटल टाइम t1 लगा,
और बाद का जो 50 मीटर चला उसका टाइम T2 लगा। तो जरा बताओ T1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू कितनी होगी। ये काम करते हैं, पहले T1 कैलकुलेट कर लेते हैं फिर रखेंगे। पहले T1 तो निकाल लें, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए जो कि पता है, हमें टोटल टाइम चाहिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 50 अपन टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो अपना टास्क है पहले T1 T2 पता करना। और T1 T2 पता करना आसान है, कैसे। मैं यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल गया 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर तक, तो T1 कितना आएगा, S बराबर VT। तो जरा देखो T1 लिख सकते हैं क्या, T1 इज इक्वल टू 50 मीटर तक गया कितनी स्पीड से 20, तो कितना आ गया 5/2 सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं T2 पता करता तो 50 मीटर ही गया कितनी स्पीड से 40। मैं यहाँ देखो ये वाले जो जोन में पार्टिकल 40 मीटर पर सेकेंड चलता है, तो कितना हो जाएगा 5/4 सेकेंड। तो T1 T2 भी आ गया। इसका मतलब एवरेज स्पीड अगर निकलना है, एवरेज एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 5/4। तो ये बन जाएगा 100 अपॉन, यह जाएगा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको 10/4 लिखा जा सकता है, तो 15/4 हो जाएगा। तो ले देखिए 400/15 400/15 मतलब 5 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो चीज़ ध्यान रखना था वो ये था कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है जरा इसका बताना, बड़ा ही आसान सा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 4, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए to city B with constant speed, with constant speed with constant speed कितना दे रखा है of 10 मीटर पर सेकेंड and return back to and return back to city A with a constant speed of with a constant speed of with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड। बोला है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, क्या बोला है फाइंड
its average speed during its during its entire journey during its entire journey। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि दो शहर है, ये शहर ए था, यहाँ से एक गाड़ी किसी शहर बी तक जाता है, किसी सिटी बी तक जाता है, जिस स्पीड से गया है दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, और जिस स्पीड से वापस लौट के आया है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लॉजिकली हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम मान लो कि जो ए से बी शहर की दूरी है, मान लेते हैं वो एस के बराबर है, तो आने में भी गाड़ी एस लेंथ ही ट्रेवल की होगी। ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस एस हमें पता है। तो जरा बताओ, अच्छा एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो जाने में टाइम लगा दैट इज T1 और जो आने में टाइम लगा दैट इज T2। मतलब एक गाड़ी यहाँ से पहले गया 10 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद वापस लौट के यहीं पर आ गया। तो जरा बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना चला पार्टिकल या गाड़ी। वो जैसी बात है, जाने में एस डिस्टेंस और वापस आने में भी एस डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला पार्टिकल या गाड़ी। तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस तो एस प्लस एस टू एस। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस चला, एस जाने में और एस आने में। मैं मान लेता हूँ जाने में टाइम लगा T1 और आने में टाइम लगा T2। अगर T1 T2 मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या। तो ऊपर बना 2s अपॉन T1 कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे पार्टिकल जा रहा है, गाड़ी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से S1 डिस्टेंस तक, तो T1 कितना आएगा, T1 कितना आएगा एस बाई 10। भाई स्पीड इज इक्वल टू सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, वहीं से किया प्लस T2। T2 का मतलब क्या हुआ, T2 का मतलब क्या हुआ, वो टाइम जितने टाइम पार्टिकल बी से ए पर पहुंचा है। बी से जब पार्टिकल पहुंचा तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, एस के बराबर ही ना। और टोटल सॉरी वेलोसिटी क्या थी इसकी, स्पीड स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो आने में टाइम लगा होगा दैट इज एस डिवाइड बाई 20। एस 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 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2/10 + 1/20। तो यहाँ से पता चलता है कि जो एवरेज स्पीड होगी दैट इज 2 इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम ये सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि आ जाएगा 30/200। 20 10 30 30/200, तो बन जाएगा 400 डिवाइड बाई, तो 40/3 कितना हो जाएगा, 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं श्योर हूँ कि ये बात आपको क्लियर हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल किए जा सकते हैं लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं, देखो इसके पहले जो हमने देखा था, जो टॉपिक था दैट वाज एवरेज स्पीड। अब हम एक हेडिंग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बी। ये ए था ना,
अब हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, हालांकि बस डेफिनेशन ही लिखेंगे, इस पर ज़्यादा सवाल नहीं करना है। इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इसके सवाल आगे आएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस इतना लिख लो, इतना काफ़ी है। इट इज़, it is speed of particle, it is speed of particle, it is speed of particle at a particular instant of time, instant of। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर, आपने बाइक चलाया होगा, बाइक बाइक चलाने के टाइम पे, या फिर अगर आप कार चलाए हो, कार में बैठे हो, स्पीडोमीटर एक होता है उसमें। उसमें क्या होता है कि निडल रहती है और वो घूम रही होती है ऐसे 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 ऐसे, डिपेंडिंग ऑन स्पीड। ठीक है। अब तो डिजिटल भी चल रहा होता है कि 10 की स्पीड है, 15, 20, 25, 30, ऐसे करके 100 की स्पीड, 60 की स्पीड, ऐसे होते हैं। तो जो स्पीडोमीटर में हम लोग देखते हैं, स्पीडोमीटर, भाई स्पीडोमीटर तो उसी टाइम के, उसी टाइम की स्पीड की बात करेगा ना। जैसे अगर आपकी गाड़ी अभी कितनी जा रही है, ये चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप स्पीडोमीटर देखते हो, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। और बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, देखो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू होता है ds बाई dt। अभी के लिए बस आप ds बाई dt याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे तो परेशान होगे। हम, अगर हमें डिस्टेंस पता हो, डिस्टेंस अगर गिवन हो, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकाल सकते हैं, फंक्शन पता होगा तो। और अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइजली बात करूँ, अगर मैं ढंग से प्रिसाइजली बात करूँ, तो एक्चुअली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो v इंस्टेंटेनियस होता है वो dx बाई dt होता है। हालांकि काम करते हैं, इसको हम आगे ही देख लेंगे। ठीक है, इसको हम आगे ही देख लेंगे, अभी तो बस आप डेफिनेशन समझ लो बस। डेफिनेशन क्या है, इट इज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और जब भी इंस्टेंटेनियस आता है, जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आता है, तब हमें डिफरेंशिएशन दिखता है। तो इंस्टेंटेनियस सुनते ही आपके मन में डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप चाहो, अगर आप चाहो इसको उड़ा दो, कोई समस्या नहीं। आप तो बस इतना याद रखो, इट इज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है वेलोसिटी क्या चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी क्या चीज़। डेफिनेशन लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, rate of change of position with respect to time is defined as
is defined as velocity. So rate of change of velocity, so rate of change of position with respect to time is velocity. अब इसमें भी हम दो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो अपना पहला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल, जिस तरीके से एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम वी एवरेज ऐसे करके दिखाते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल, ध्यान दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, टोटल टाइम पता है, तो एवरेज वेलोसिटी निकाला जा सकता है। तो हमें इसे याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, जबकि एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको एवरेज वेलोसिटी को दिखाने का एक तरीका ये भी होता है कि वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी को दिखाने का एक तरीका ये भी होता है, वी वेक्टर लिख के ऐसे लिख देंगे, या इसी को हम वी एवरेज ऐसे भी लिखते हैं। लिखने का तरीका है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम इसे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जैसे आएगा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अच्छा बताइए, ये लिखने का बस तरीका मात्र है, इससे घबराना नहीं है। कहीं अगर ऐसा ऐसा कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना कि ये वेलोसिटी है, वेक्टर लगाते ही वेलोसिटी बन गया, और ये एवरेज डिनोट, एवरेज को डिनोट करता है एक तरीके से। वेलोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम लोग करना चाहेंगे, क्या वेलोसिटी, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला? अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो वेलोसिटी इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कुछ भी पॉसिबल है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ऊपर ऊपर लेंथ नीचे टाइम, तो क्या बन जाएगा? अल्टी माइनस वन। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? भाई हर एक वेक्टर क्वांटिटी की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान से देखो कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ तो कोई डायरेक्शन है नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ
एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जो टोटल आएगा उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हमने कि भाई एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी को ही दिखाने का एक ये भी तरीका होता है, एक ये भी तरीका होता है, बस वेक्टर लगाते रहना है, ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसमें कोई समस्या तो है नहीं। डायमेंशन भी लिख लिया और डायरेक्शन की बात हमने कर लिया। कुछ क्वेश्चन करते हैं जरा। एक तो सिंपल सा सवाल करते हैं, जो सवाल हमने, हाँ, जो सवाल हमने यहाँ भी किया था, सेम ही सवाल को, सेम ही सवाल में अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेम ही सवाल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। अभी हमसे एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन पूछा है। ध्यान दें, नया क्वेश्चन है, आप पूरा क्वेश्चन को नोट करोगे। यहाँ पे हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 7 बजे 7 AM पर आपने घर पर, और आपका स्कूल जो है दैट इज मतलब एट एट पोजीशन बी, एट बी, और 7:30 बजे आपको स्कूल पहुंचना था। तो आपने एक रास्ता चुना, आप घर से निकले और कुछ रास्ता था आपके स्कूल के लिए, ऐसे घूमते 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 ऐसे पहुंच गया। जो टोटल रास्ते की लंबाई थी दैट वाज 1500 मीटर। टोटल रास्ते की लंबाई कितनी थी, 1500 मीटर। और हमें पता चला, हमें ये पता चला कि जो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल थी वो था 1000 मीटर। वो था 1000 मीटर। हमसे पूछा क्या क्या गया है कि जब पर्सन, जो बच्चा है, जब वो घर से बी तक पहुंचा, तो घर से बी जाने में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था। एवरेज वेलोसिटी क्या है पर्सन का, स्टूडेंट का, जरा याद करो। क्या हम ये जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है। बहुत ही बेसिक से जाना है कि भाई एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। तो बताओ, जब पर्सन घर से निकला, ऐसे घूमते 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 ऐसे यहाँ पे पहुंच गया, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए से बी के बीच का, तो ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होता है। क्या पर्सन इस रास्ते को फॉलो किया क्या, नहीं, पर्सन इस रास्ते को फॉलो किया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये वाला लेंथ होगा ना, और ये कितना देर का है, 100। तो हम बोलेंगे कि भाई जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज, सॉरी 100 नहीं, 1000 मीटर है। और पर्सन ने टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया, सोच के देखो। इसके बारे में पहले बात हुई, 7 बजे घर पे थे, 7:30 बजे स्कूल में है, तो क्या 30 मिनट्स लगा, आपको कितना टाइम लगा टोटल, 30 मिनट। ये था मीटर। तो पहले मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए, तो ये बन जाएगा 1000 अपॉन हर मिनट में 60 सेकेंड्स।
तो 2 जीरो तो कट गए, तो ये बना 10/18, मतलब 5/9 मीटर पर सेकेंड, 5/9 मीटर पर सेकेंड। जबकि इसके पहले जब ये सवाल पूछा गया था एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड कितना था पार्टिकल का, 5/6 मीटर पर सेकेंड। जबकि एवरेज वेलोसिटी कितना है, 5/9 मीटर पर सेकेंड, 5/9 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें बड़ी बात नहीं है एवरेज स्पीड कम आया निकल के। अगला सवाल करना, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि एक ऐसा सा एक रास्ता है, ठीक है, ऐसा एक रास्ता है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड, इस ग्राउंड का जो रेडियस है दैट इज आर, ये रहा ए, ये रहा बी। हमसे पूछा गया है कि एक पर्सन है, मूव करता है फ्रॉम ए टू बी, एक पार्टिकल है, एक पर्सन है, देखो इसे लिखते हैं इफ, इफ पार्टिकल traverses traverses on semicircular path as shown, as shown in time t, in time t as shown। पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों बातें पूछा। पर्सन क्या कर रहे हैं, पर्सन ए से बी पर पहुंच रहा है इस रास्ते से होते हुए, रेडियस है आर और टोटल टाइम ने लिया टी, ए से बी पहुंचने में इस रास्ते के द्वारा। पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई देखो, एवरेज स्पीड जो हुआ करता था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो क्या टोटल डिस्टेंस पर्सन ये तो चलेगा। अगर ये कंप्लीट सर्कल रहा होता तो 2πr बनता, अगर ये आधा सर्कल है तो πr बनेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, πr। टोटल टाइम कितना लिया, कैपिटल टी, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन अगर पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो जरा बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब पार्टिकल या पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये लेंथ होगी ना, पर्सन ने कौन सा रास्ता फॉलो किया है मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, आर प्लस आर। इसका मतलब एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, जैसे बताओ चलो ये आर है तो ये भी आर है, तो टोटल 2r बना, तो बन जाएगा 2r अपॉन कैपिटल टी।
इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक सवाल और जरा इसमें बताना, इसके पहले भी हमने जहाँ से शुरुआत किया था, हाँ इस सारे सवाल में बताना, इस सवाल को दोबारा से इस बार मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, जरा बताना। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोला इन्होंने, सेम ही सवाल है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी with constant speed of 10 meter per second and return back to city A with a constant speed of 20 meter per second. Find its average, यहाँ वेलोसिटी करते हैं, आप लोग पूरा नोट करिएगा। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी, हमसे ये पूछा गया है। अब सोच से देखो, एक ऐसा पार्टिकल या एक ऐसा कार, बार बार पार्टिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी पूरी काइनेमेटिक में एक्चुअली हम पार्टिकल ही मान के चलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो सोच के देखो कि अगर ये ऐसा कुछ है, कार ए यहाँ है, सॉरी सिटी ए यहाँ पर है और सिटी बी यहाँ पर है। एक कार जो पहले यहाँ से यहाँ तक जाता है किसी स्पीड 10 से, और फिर वापस आता है किसी दूसरे स्पीड 20 से, जाने के टाइम 10 था। हमें पता है कि जाने में कुछ टाइम लगेगा, आने में कुछ टाइम लगेगा। हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, एवरेज स्पीड। अब हमसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले ये तो दिखा दो कि जाने के टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड जा रहा था, ठीक है, मैंने मान लिया टी में टाइम के लिए गया था। आने के टाइम पे 20 मीटर पर सेकंड से लौटा है, मैं मान लेता हूँ कि T2 टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है। हमें हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टोटल जरा बताओ, जब एक पार्टिकल, जब एक कार ए से चलकर वो हम जो कहीं गई, घूमी 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 यहाँ के दोबारा से वही पोजीशन पे आ गई, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। टोटल टाइम, इसका मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो आपने देखा कि ए से बी और बी से फिर ए आने में एवरेज स्पीड हमारा कोई वैल्यू निकल के आया था जब पहले हमने कैलकुलेट किया था। तो ये कम हो गया, बस जाने का 20 था, आने का ये वाला सवाल था, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना है, 0। हमें कुल मिला के जिस बात पे फोकस रखना है अपना वो ये कि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको डायग्राम वाले तरीके से कर लेंगे, बस सिंपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मान लो एक एक रास्ता है, सर्कुलर सर्कुलर रास्ता है, ठीक है। इस सर्कुलर रास्ते का रेडियस जो है दैट इज आर,
एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। हमसे पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल 1 से पोजीशन 2 पर पहुंचता है। क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ पार्टिकल v is कांस्टेंट, ऐसा दे रखा है। स्पीड ऑफ पार्टिकल v इज कांस्टेंट। बोला है कि भाई 1 से 2 जाने में पार्टिकल का एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कितना है। जब पार्टिकल ए से बी पर मूव किया तो उसका एवरेज, सवाल समझ आ रहा है? फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity of particle from 1 to 2, between, या between लिख दो, between मतलब जब पार्टिकल 1 से 2 पर पहुंच रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। हमें पता है, एक बहुत ही बेसिक सी बात हमें पता है कि भाई एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए सोल्यूशन, ये हम इस तरीके से बना दिए। तो बताओ, जब पार्टिकल 1 से लेकर 2 तक पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। ये रेड वाली लाइन आएगी कि नहीं, लेंथ ऑफ रेड लाइन आएगी तो ये सोच के बताओ। हमने क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, 1 से 2 जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का है। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट इसी लेंथ के बराबर होगा, इसी लेंथ के। अगर ये आर है और ये आर है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये निकाला जा सकता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या √2r ही हो जाएगा, √2r अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। टाइम का मतलब यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने में, भाई इस रास्ते की लंबाई कितनी है, इस रास्ते की यहाँ से लेके यहाँ मूव करने में टाइम कितना लगा, अगर ये पता चल जाए तो वही तो यहाँ रखना है कि नहीं। अभी हमें टाइम नहीं पता है तो हमारा टास्क है टाइम को कैलकुलेट करना। तो 1 से 2 में जो टाइम निकल के आएगा, 1 to 2 में जो टाइम निकल के आएगा, टाइम जरा बताओ, पार्टिकल टोटल लेंथ कितना चला, इतना लेंथ, और ये लेंथ है कितना भाई, टोटल लेंथ होता है 2πr, इतना लेंथ होता है πr, तो ये लेंथ कितना है πr/2। तो जो टाइम होगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना है πr का आधा, और वेलोसिटी क्या है v,
तो जो अपना टाइम आ जाएगा वो आएगा पाई आर अपॉन 2 इंटू वी। यही टाइम तो चाहिए था एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आया था रूट 2r अपॉन पाई आर अपॉन 2v। तो r से r कट गया और ये बन जाएगा 2√2v/पाई। ये आ जाएगा आंसर फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ाया जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी पे हमने 3-4 सवाल किए, है ना। और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। पहला हेडिंग था एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस अभी हम सिर्फ डेफिनेशन ही देखेंगे इसका, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ बात नहीं करेंगे। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो आ जाएगा dx/dt। आपको वैसे ये dx/dt क्या चीज़ है? वैसे अगर सही से देखें तो ये आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, बट अभी के लिए आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ घबराए। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने ये बता दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। अगर आपको पोजीशन पता है, उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, एक लाइन लिख सकता हूँ, एक लाइन लिखी जा सकती है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ particle at a particular instant। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन वाला तरीका। ठीक है, इसमें कुछ और बातें हैं जो हम लिख सकते हैं, जैसे कि, और एक तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने लिखा है, तो v वेक्टर dr वेक्टर बाई dt भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें पॉइंट ये लिखना है, instantaneous velocity is always directed
instantaneous, velocity is always directed along the tangent of along the tangent of path in the sense of motion. एक एग्जांपल से इस बात को समझाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जरा इस बात को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे सपोज करो एक पार्टिकल है, मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड है। इस ग्राउंड से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा बताइए, जब पार्टिकल को आपने फेंका तो आपने किधर वेलोसिटी दिया? इधर दिया। लेकिन जब पार्टिकल कभी यहाँ होगा तो क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी? जब पार्टिकल कहीं यहाँ होगा तब वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं यहाँ होगी, और जब पार्टिकल कभी यहाँ होगा तब वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि वन था, इसको v1 बोल सकता हूँ, इसको v2 बोल सकता हूँ, इसको v3 बोल सकता हूँ, इसको v4 बोल सकता हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंट के अलाउंग, टेंजेंट के अलाउंग हमेशा। इसी बात को हमने यहाँ पे जस्ट लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसा लिखना सही होगा क्या? इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? देखो, वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर मैं डायरेक्शन भी बता दूं, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया जाए तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब डायरेक्शन को, अगर मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन था, डायरेक्शन को हटा दिया तो सिर्फ क्या बच जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होगी? क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी? भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है हर एक इंस्टेंट का स्पीड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है हर एक इंस्टेंट का वेलोसिटी। तो हर एक इंस्टेंट का वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी होगा। तो अगर मैं डायरेक्शन को हटा दूँ, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ लूँ वेलोसिटी का, तो स्पीड के बराबर ही तो होगा। जैसे जब पार्टिकल यहाँ पर था, जितनी भी तेजी से जा रहा होगा, जितनी तेजी से जा रहा होगा वो उसका स्पीड होगा, और डायरेक्शन को मिला दिया था तो वेलोसिटी वेक्टर बन गया था। लेकिन इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो इस पॉइंट पर स्पीड के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिखना है, जरा बताओ,
सोच के बताना कि अगर एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रास्ता है और इस पर एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो इस रास्ते पर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ऐसे में, ऐसे में ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ आगे जाके पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो इधर जा रहा होगा कि नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से, कभी पार्टिकल यहाँ भी होगा, इधर जा रहा होगा, कभी पार्टिकल यहाँ होगा, इधर जा रहा होगा, कभी पार्टिकल यहाँ होगा, इधर जा रहा होगा, कभी पार्टिकल यहाँ होगा। क्या पार्टिकल हर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? लॉजिकल सी बात है। यहाँ पर इधर है, थोड़ा और आगे जाएगा तो इधर मुड़ जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा इधर मुड़ जाएगा, थोड़ा और हर टाइम वो इसी पाथ के अलॉन्ग मोशन कर रहा है। तो जरा बताओ, क्या पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है? क्या पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है? सही बात है, दे ही रखा है। क्या पार्टिकल का डायरेक्शन बदल रहा है या सेम है? डायरेक्शन, इस पार्टिकल का डायरेक्शन हर टाइम बदल रहा है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई स्पीड जो है, स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इज, हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस वाले पॉइंट से कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड, मैं ऐसा लिख सकता हूं पार्टिकल may have constant speed but variable velocity, but variable but variable velocity। ठीक है, तो पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, इस बात को भी हम याद रखेंगे। तो एक जो चीज हमने सीखा वो ये था, एक जो चीज हमने सीखा वो ये था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वी वेक्टर, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी देता है, जो कि इंस्टेंटेनियस, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर होगा, उसको हम उसका मॉड ले लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखे और हमने कुछ इधर पे क्वेश्चंस किए हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है,
इसके बाद थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। अब जब अपना अगला टॉपिक होगा दैट विल बी एवरेज, सॉरी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद फिर एवरेज एक्सेलरेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन वगैरह। इसके बाद से ही मामला थोड़ा अच्छे से शुरू होगा। अभी तक तो बस हम वेरिएबल ही डिसाइड कर रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह भी तो पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी हम कंटिन्यू करते हैं अगली वाली क्लास में।